नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त भारत में भाषा और परिसीमन पर उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति क्यों गरमाई। परिसीमन में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन इसको लेकर अभी से नॉर्थ बनाम साउथ की राजनीति को हवा दी जा रही है। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्य संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है या कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। लिहाजा परिसीमन की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का फिर से निर्धारण किया जाए। लेकिन इसको लेकर साउथ के राज्य, खासकर तमिलनाडु नाराज। संसद से सड़क तक परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि परिसीमन आखिर क्या है, इसका मकसद क्या है, साथ ही साउथ के राज्य को परिसीमन से आखिर क्यों डर लग रहा है, यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। परिसीमन के साथ साउथ के राज्य भाषा को लेकर भी आर पार के मूड में है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने से साफ इनकार कर दिया। और यही नहीं, स्टालिन ने हाल ही में बजट दस्तावेजों में रुपये के चिन्ह को भी तमिल भाषा में बदल दिया था। और इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर परंपरागत विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हिंदी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी आखिर क्या है और क्यों इसे अपनाने से इनकार कर रही है तमिलनाडु की सरकार। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके 3 भाषा फॉर्मूले के एक लंबे वक्त से चली आ रही बहस को फिर से हवा दे दी गई, खासतौर पर केंद्र और तमिलनाडु के बीच, जिसकी जड़ें 1960 के दशक में शुरू हुई भाषा विवाद में। और उस वक्त तमिलनाडु में जरूरी भाषा के तौर पर हिंदी थोपने का विरोध किया था। वहीं केंद्र का दावा है कि नीति बहुभाषीवाद को बढ़ावा देती है, और तमिलनाडु का तर्क है कि यह गैर हिंदी भाषी राज्यों पर दबाव डालती है। लेकिन सवाल यह भी है कि 3 भाषा फॉर्मूले के इतिहास क्या है और क्या सच में किसी राज्य पर हिंदी को थोपा जा रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दक्षिण भारत इन दिनों 2 मुद्दों पर बहुत मुखर है और संसद में गोलबंद हो रहा है। इनमें एक मुद्दा है भाषा, यानी 3 भाषाओं का फॉर्मूला, और दूसरा है परिसीमन का विवाद। और इसके पीछे वही धारणा है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, देश में लोकसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, उसको लेकर कई तरीके के परिसीमन की तारीख अभी दूर है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे लेकर अभी से सियासत भरपूर हो रही है।
इसे लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, क्योंकि दक्षिण भारत में लोकसभा का सबसे ज्यादा सीटें उन्हें तमिलनाडु से आता है। इसलिए परिसीमन का सबसे ज्यादा डर एमके स्टालिन को है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का कहना है कि परिसीमन दक्षिण राज्यों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क पर परिसीमन को लेकर सियासी घमासान तेज है और दक्षिण के राज्यों के सांसद इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन सांसदों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के परिसीमन से उनका सियासी नुकसान है, जबकि उत्तरी राज्यों को इससे बड़ा राजनीतिक लाभ होगा। सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर दक्षिण के राज्यों का डर क्या है, क्यों दक्षिण के राज्य इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समझिए आप। देश के दक्षिण राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इसलिए विरोध में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें घट जाएंगी। इससे संसद में उनकी ताकत कम होगी और नतीजन देश की राजनीति में भी उनका प्रभाव भी कम होगा। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो स्वाभाविक तौर से ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण भारत की सीटें या तो स्थिर रहेंगी या फिर कम हो सकती। अभी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु लोकसभा की 39 सीटें, केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 28 सीट्स और आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, इन सभी राज्यों की कुल मिलाकर 129 सांसद लोकसभा में मौजूद हैं, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार की 40, झारखंड की 14, इन सबको मिला दे तो 134 सांसद लोकसभा में हैं। और जनसंख्या के मौजूदा रुझानों को देखते हुए यह अंतर और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें चिंता यह है कि लोकसभा की सीटें अगर 543 रखी गई, परिसीमन हो गया, तो आबादी के आधार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की कम से कम 20 सीटें घट सकती। आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें अगर 848 तक जा सकती तो उत्तर प्रदेश को 7 सीटें मिलेंगी और ज्यादा मिलेंगी। वहीं दक्षिण भारत के 7 राज्यों में 40 सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की तादाद बढ़ाई जानी है, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है या कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा लोगों का वक्त प्रतिनिधि कर रहा है। लिहाजा परिसीमन की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का फिर से निर्धारण किया जाएगा और इसी बात का विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल रहा है। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको डीएमके सांसद कनिमोझी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दोनों नेता परिसीमन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। We have been protesting every day about the delimitation issue. Our leader, the Tamil Nadu Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has been raising this concern about delimitation and about how states which have controlled their population might get affected and they will be wronged. So we want a fair delimitation and we want the union government to clarify what they mean by pro rata delimitation. Actually, we want a clarification on that. They have only confused us. They have not clarified anything about it. So we've been asking for clarification, and we've been asking for a discussion in Parliament, which obviously you know that they haven't allowed us or even raised that issue in Parliament. मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन करते। हमने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पे पोस्ट करते हैं, आधार पे और पोस्ट हैं। नहीं, ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारे आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। अब सवाल यह है कि परिसीमन आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं लाइव स्क्रीन पर। परिसीमन लोकसभा विधानसभा सीटों के जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है। हर बार जनसंख्या के बाद परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों को भी आरक्षित किया जाता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान जनसंख्या हो। संविधान के आर्टिकल 82 और 170 में इस प्रक्रिया की दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा या विधानसभा सीटों का आधार आबादी का घनत्व होता है, यानी जहां जितनी आबादी वहां उतनी सीटें होती। इस लिहाज से जनसंख्या घनत्व उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है तो परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें वहां ज्यादा हो सकती हैं और इसी आशंका में दक्षिण के राज्य परेशान हैं। दक्षिण के राज्यों को लगता है कि परिसीमन से देश की राजनीति में भी दक्षिण के राज्यों का प्रभाव कम हो जाएगा और इसी का विरोध दक्षिण के नेता इस वक्त लगातार कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण के राज्यों में विवाद सिर्फ परिसीमन को लेकर ही नहीं है, बल्कि भाषा को लेकर भी है, क्योंकि तमिलनाडु से लेकर कई गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाले फंड को रोक दिया। यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट 2025 के लोगों के आधिकारिक रुपये के निशान को हटाने का फैसला लिया है और रुपये के निशान की जगह अब तमिल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तमिलनाडु और केंद्र के बीच हिंदी को लेकर विवाद काफी ज्यादा गहराता जा रहा है और इस विवाद की जड़ 3 भाषा फॉर्मूला है जो एनईपी का हिस्सा है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह नीति युवाओं को सभी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में मदद करेगी, जबकि तमिलनाडु इसे राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश मानता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस नीति का पालन करना होगा क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुरूप है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने के नियम पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में घमासान छिड़ा हुआ है। त्रिभाषा नीति के तहत प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कराने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई के लिए 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी है और यह सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में लागू है। इसको लेकर तमिलनाडु में विरोध हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है, यह विरोध कैसे शुरू हुआ, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको केंद्र सरकार के 3 लैंग्वेज पॉलिसी के मुताबिक वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसे विकल्प के तौर पर दिया गया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना, दिखाना, बताना चाहता हूं। पहली भाषा स्टूडेंट्स की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, यानी जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके की भाषा आपको अनिवार्य होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह दूसरे आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में या तो यह अंग्रेजी होगी या केंद्र सरकार द्वारा दूसरी भाषा के लिए हिंदी को प्रोत्साहित करती है, लेकिन राज्य अपने हिसाब से दूसरी भाषा भी चुन सकते हैं। और तीसरी, पहली 2 भाषाओं के अलावा
कोई आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा को होना। यानी नए शिक्षा नीति के मुताबिक 3 में से कम 2 भारत की मूल भाषा होने की बात कही गई है। लेकिन तमिलनाडु ने इसे नीति का विरोध बताया, क्योंकि तमिलनाडु में पहले से ही 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू है, जिसमें छात्रों को सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में हिंदी को अनिवार्य तौर से पढ़ाना कबूल नहीं किया जाएगा। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में इस नीति के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग मानते हैं कि इस फैसले से उनकी मातृभाषाओं को नुकसान होगा। और यह पूरा विवाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के बाद आया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते वाराणसी में कहा था कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने कोई गलत भी नहीं कहा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कानून का हिस्सा है। जब तक तमिलनाडु 3 भाषाओं की नीति को स्वीकार नहीं करता, तब तक राज्य को केंद्र से शिक्षा संबंधित फंड नहीं मिलेगा। और इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिल लोग ब्लैकमेलिंग या धमकी सहन नहीं करेंगे। अगर राज्य को शिक्षा के फंड से वंचित किया गया तो केंद्र को तमिल के विरोधों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं आपको धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। Education is concurrent list, but to create a competition among the students, to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform. Regarding language, I respect all the language. This NEP envisioned by Honorable Prime Minister Modi is giving emphasis to mother tongue. हम तो काशी तमिल, we are organizing Kashi Tamil Sangamam to encourage the Tamil civilization, Tamil culture and Tamil language. Tamil is one among the oldest language of our civilization. But what is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, will come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में हिंदी को लेकर संसद में भी जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने तमिलनाडु पर जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर केंद्र और तमिलनाडु में जबरदस्त तनातनी देखने को मिली है। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डीएमके सरकार पर चुनाव जीतने के लिए भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में भाषा और परिसीमन विवाद को लेकर क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए निशिकांत दुबे को, जो बहुत ज्यादा बयानबाजी देते हैं। धन्यवाद सभापति महोदया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है सभापति महोदया। मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, अंग्रेजों के अंग्रेजी को लागू करना चाहती है, और केवल चुनाव जीतने के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सवाल यह है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी आखिर क्या है, उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइए स्क्रीन पर समझा देते हैं।
त्रिभाषा फॉर्मूला भारत में भाषाई शिक्षा से जुड़ी एक नीति है जिसे पहली बार 1968 की राजधानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में प्रस्तावित किया गया था और इसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षित करना था। राज्य की क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी शामिल थे। इसके अलावा दूसरे किसी आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल करने की सलाह दी गई थी, जैसे गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी और हिंदी राज्यों के लिए कोई और भारतीय भाषा। इस फॉर्मूले को 1986 और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जारी रखा गया है, लेकिन हर राज्य के इसे अलग तरीके से लागू किया गया है। इस फॉर्मूले को लाने के पीछे का मकसद देश भर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ाना था। एनईपी 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि सीखे जाने वाली भाषाएं राज्य क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होगी। शर्त बस इतनी सी है कि 3 में से 2 भारत की मूल भाषाएं हों और इस पॉलिसी में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है जिससे लगे कि हिंदी या संस्कृत को जबरदस्ती किसी पर थोपा जा रहा है। लेकिन इस नीति के विरोध का कहना है कि केंद्र सरकार तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत या फिर हिंदी को ही थोपे, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सवाल यह है कि त्रिभाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी या संस्कृत थोपे जाने के आरोप क्यों लगते जा रहे हैं। पॉलिसी में इसको लेकर क्या कहा गया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर समझा देते हैं। जहां तक पॉलिसी की बात है, इसमें साफ कहा गया है कि 3 भाषा के फॉर्मूले में पूरा लचीलापन रखा जाएगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। साथ ही भाषाएं चुनने के लिए राज्य और वहां के पढ़ने वाले बच्चे स्वतंत्र होंगे। यहां तक कि इसमें भाषा बदलने का भी प्रावधान है। इतना जरूर है कि नई नीति में संस्कृत भाषा और साहित्य की खूबियों को चर्चा विस्तार से की गई है, लेकिन किसी पर कोई भाषा थोपने की कोई बात इस पॉलिसी में नहीं है। इस पॉलिसी का मकसद देश की भाषाओं के फैलाव से अलग अलग के लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में सहज महसूस करेंगे, एक दूसरे की भाषाओं को सीखकर देश की विशाल बौद्धिक संपदा से लाभ उठा सकेंगे। रोजी रोजगार के नजरिए से भी देशी भाषाओं का ज्ञान फायदेमंद हो सकता है। ऐसी कोई नौकरियां हैं जिसमें स्थानीय भाषाएं जानने वालों को अहमियत मिलेगी और भाषाओं को जानकारी के अभाव में कई और मौके हाथ से निकलते देखे जा सकते हैं। लेकिन जब देश में एक दूसरे की भाषा को लोग जानने लगेंगे तब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।